नमस्कार बच्चों, हिंदी की इस क्लास में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम पाठ पढ़े थे साहस के पैर। यह पाठ आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जो बच्चे इस पाठ के वीडियो को, इस कहानी को नहीं समझे हैं, वो मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो को अवश्य देखिए, सुनिए और समझें। तो आइए प्रश्न एक पर हम नजर डालते हैं। प्रश्न एक है, अचल कौन था और वह किस प्रकार शारीरिक चुनौती का शिकार हो गया। तो कहानी आप लोग सुने हैं, समझ में आ गया होगा। अचल कौन था? अचल, हम प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं, अचल एक साहसी बालक था। पूरे कहानी में उन्होंने साहस का परिचय दिया, तो उत्तर लिखेंगे अचल एक साहसी बालक था या साहसी विद्यार्थी था और वह किस प्रकार शारीरिक चुनौती का शिकार हो गया। तो शारीरिक चुनौती का शिकार कैसे हो गया, वह कैसे अपंग हो गया, हम कल कहानी पढ़े हैं। तो अचल असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो गया। ट्रेन से उसका पैर कट जाता है और वह अपंग हो जाता है। इस प्रकार वह शारीरिक चुनौती का शिकार हो गया। लिख लेंगे आप लोग, लिखेंगे अचल एक साहसी विद्यार्थी था और वह असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है। रेल से उसका पैर कट जाता है और वह अपंग हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न एक का उत्तर लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न दो देखिए, अचल को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया हो। तो अचल को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने उसके दिल को, उनके हृदय को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न को हमको पहले समझना चाहिए। जिसे प्रश्न समझ में आ गया वो आसानी से इसका उत्तर लिख सकता है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि उस क्लास के बच्चे अचल जैसा ही क्लास में प्रवेश करते थे, उस क्लास के विद्यार्थी उनका बहुत बेकार ढंग से मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे, है ना। और उपहास किसी को पसंद है क्या? नहीं पसंद है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि कक्षा के छात्र तैमूर लंग से उसकी तुलना कर हंसी उड़ा रहे थे। उसको तैमूर लंग कहा जाता था क्योंकि तैमूर लंगड़ा था, तो तैमूर लंग से उसकी तुलना करके उनकी हंसी उड़ाते थे। इसलिए अचल को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया हो। प्यारे बच्चों, जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो उस जिसका भी हम मजाक उड़ाते हैं उनको बहुत दुख पहुंचता है, उनको बहुत बुरा लगता है। इसलिए हमें कभी भी किसी की मजाक, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि कक्षा के छात्र तैमूर लंग से उसकी तुलना कर हंसी उड़ाते थे, उनको तैमूर लंग कहते थे। तैमूर लंग क्यों कहते थे? क्योंकि तैमूर लंग लंगड़ा था। इसलिए अचल को ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया हो। मतलब उनको बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दुख पहुंचता था। ठीक है। प्रश्न 3 है, अचल को रात में नींद क्यों नहीं आई। ठीक है। प्रश्न 3 क्या है? अचल को रात में नींद क्यों नहीं आई। तो ये भी आप जानते हैं, अचल को रात में नींद क्यों नहीं आ रही थी। उनकी पिताजी, उनकी माँ सब सो गए थे, लेकिन अचल को नींद नहीं आ रही थी। कारण यह था क्योंकि अचल जो है अपने पहले की घटना को याद कर रहा था। अचल को साल भर पहले की घटना याद आ रही थी जब उसे अपना पैर गंवाना पड़ा था। इसलिए रात में अचल को नींद नहीं आ रही थी। ठीक है। क्योंकि उनके साथ जो घटना घटी थी अचल के साथ, किस प्रकार से वह दुर्घटना का शिकार हो गया, उसे वह रात में सोए सोए याद कर रहा था। इसलिए अचल को रात में नींद नहीं आ रही थी। इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, साहस के पैर शीर्षक कहानी के माध्यम से कहानीकार पाठकों से क्या कहना चाहता है। साहस के पैर शीर्षक कहानी के माध्यम से कहानीकार पाठकों से क्या कहना चाहता है। तो इसका भी उत्तर सकते हैं, इस कहानी के माध्यम से कहानीकार पाठकों को संदेश देना चाहते हैं कि अनेक संदेश है। वैसे भी हम लिख सकते हैं कि अगर हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं
या किसी प्रकार से हम अपने आप में अक्षम महसूस करते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ, वीरता के साथ, साहस के साथ हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जीवन में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपंग होने से, विकलांग होने से कोई काम नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे मन में आत्मविश्वास हो तो हम कोई भी काम को कर सकते हैं। दूसरी शिक्षा इस पाठ से हमको यह मिलता है कि हमें किसी भी अपंग बालक, विकलांग, जो दिव्यांग बालक है, बच्चे हैं, उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन बालकों को बहुत तकलीफ पहुंचता है, उनके हृदय दुखी होता है। ठीक है, तो यही संदेश हमको इस पाठ से मिलता है। और भी संदेश मिलता है, इसमें रेल दुर्घटना वाली बात है। तो जब भी हम ट्रेन में हम यात्रा करते हैं या बस से यात्रा करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक हमें यात्रा करना चाहिए, ताकि हम भी इस प्रकार से दुर्घटना का, किसी अनहोनी से हम बच सके। ठीक है। प्रश्न 6 है, कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों के साथ हमें बेहद प्रभावित करता है, क्यों? तो क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि अचल ने चुनौती को स्वीकार किया और कभी जीवन में उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में हार नहीं माना। ठीक है, तो लिख सकते हैं उसका उत्तर, क्योंकि कहानी के प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों के साथ हमें इसलिए प्रभावित करता है कि वह अपने अपाहिज होने के कारण कक्षा के छात्रों द्वारा हंसी का पात्र बनने के बाद भी अपनी हिम्मत और साहस को कभी नहीं खोया और डटा रहता है, हिम्मत नहीं हारता है। इसलिए कहानी का जो प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व है, अपनी चुनौतियों के साथ हमें बेहद प्रभावित करता है और अचल इस कहानी का प्रमुख पात्र है और हमें भी चुनौतियों से सामना करने की प्रेरणा देता है। कौन? अचल। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, किसने किससे कहा? तो देखिए, किसने किससे कहा? बैठो बेटे, बैठे रहो, यह सब कैसे हो गया? तो किसने किससे कहा? ये वाक्य है मास्टर जी ने अचल से कहा। कब कहा? ऐसा ही प्रश्न आ सकता है जब मास्टर जी उपस्थिति ले रहे थे, है ना, और अचल उपस्थित बोलने के लिए खड़े होता है, उस समय कौन कहा? मास्टर जी ने अचल से कहा। ख नंबर प्रश्न है, दोस्तों भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं, ऐसा किसने किससे कहा? तो यह उस क्लास में जो मोटा लड़का था वह अचल का उपहास उड़ाते हुए कहता है कि दोस्तों भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। तो लिखेंगे मोटे लड़के ने छात्रों से कहा। ठीक है, मोटे लड़कों ने छात्रों से कहा। ग नंबर है, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। तो जब वो यात्रा पर जा रहे थे अचल अपने माँ और पिताजी के साथ, और जब वह पानी लेने के लिए ट्रेन से उतर जाता है और जब ट्रेन चलने लगती है, उस समय उसके पिताजी ने अचल से कहा। तो लिखेंगे पिताजी ने अचल से कहा। ठीक है। घ नंबर है, बा अदब बा मुलाहिजा, होशियार शहंशाह तैमूर लंग तशरीफ ला रहे हैं। तो यह वाक्य भी किसने किससे कहा? इस वाक्य में भी अचल का उपहास उड़ाता है कौन? वही मोटा लड़का, नाटे कट का जो लड़का है वो उपहास करते हैं। तो लिखेंगे मोटे लड़के ने छात्रों से कहा। ठीक। अंग नंबर है, क्यों बे तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या? तो यह वाक्य भी मोटे लड़के के द्वारा कहा जाता है, उनका उपहास इस प्रकार से करते हैं, है ना, क्यों बे तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या? तो मोटे लड़के ने अचल से कहा, अचल को कहा। इस प्रकार से ये हुआ आपके किसने किससे कहा। ये सभी प्रकार के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत सी महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्न उत्तर आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, आप अपने मन से इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखिए, प्रायः देखा जाता है कि अक्सर समाज में लोग एक दूसरे की कद काठी, रूप रंग, चाल ढाल आदि पर व्यंग्य अथवा उपहास करते हैं,
क्या आपको इस तरह का व्यवहार उचित लगता है? समूह में चर्चा कर इसका उत्तर लिखिए। तो इस पाठ के माध्यम से आप लोग समझ में ही गए होंगे, कल से मैं बता रहा हूँ कि हमें किसी भी व्यक्ति की कद-काठी, रूप, रंग को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति को, जिसका हम उपहास उड़ाते हैं, उनको बहुत तकलीफ होता है, उनके हृदय को बहुत दुख पहुँचता है। ऐसा करना ठीक नहीं है। हमें किसी का मजाक, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, यह व्यवहार अनुचित है। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन करते हैं। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप विद्यालय में किस प्रकार के भौतिक बदलाव और संसाधन की व्यवस्था करना चाहेंगे? कक्षा में साथियों और शिक्षक से चर्चा कर एक सूची तैयार कीजिए। तो समावेशी शिक्षा आजकल इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू है कि सभी बच्चे, चाहे दिव्यांग बच्चे हो या और सामान्य बच्चे हो, एक साथ एक विद्यालय में अध्ययन करते हैं। लेकिन सामान्य बच्चों के साथ जो अपंग बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो एक साथ वहाँ जब पढ़ाई करते हैं तो उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसे ठीक करने के लिए हम विद्यालय में किस प्रकार के भौतिक बदलाव और संसाधन की व्यवस्था करना चाहेंगे? तो सबसे पहली बात तो ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय में अलग से खेल की मैदान होना चाहिए, है ना। उनको पढ़ाने लिखाने वाले एक अच्छे शिक्षक होना चाहिए, जो उनकी मन भावनाओं को उनके भावनाओं को समझ सके, जो उनको स्नेह दे सके, प्यार दे सके। इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए। और शिक्षा के संसाधन की भी ऐसे बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था होना चाहिए, ताकि आसानी से वो सहज रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो ऐसे अनेक सुझाव आप दे सकते हैं, आप अपने मन से देख सकते हैं। आपके मन में अगर और कोई विचार आ रहा हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना दुर्घटना को आमंत्रण देना है। इस कथन पर समूह में चर्चा कीजिए एवं इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां अपेक्षित है, लिखिए। तो बच्चों, ऐसा अक्सर देखा जाता है, चलती ट्रेन में लोग चढ़ते हैं, चलती ही ट्रेन में उतर जाते हैं, है ना। तो ऐसा करने से हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, हम दुर्घटना को खुद आमंत्रण देते हैं। तो इस कथन पर समूह में चर्चा कीजिए, इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां अपेक्षित है। तो हम कैसे बच सकते हैं ट्रेन दुर्घटना से या बस दुर्घटना से? सबसे पहले तो हमको चलती हुए ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, उतरना भी नहीं चाहिए। और भी अनेक सावधानियां हैं। कई लोग ट्रेन में गेट के पास बैठे होते हैं, तो वहाँ भी हमको नहीं बैठना चाहिए। अगर खिड़की के पास बैठे हैं तो अपने हाथ वगैरह को बाहर नहीं निकालना चाहिए, इससे भी हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अगर ट्रेन कहीं रुकी है तो समय को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेन से उतरना चाहिए, पानी वगैरह लाने के लिए जाना चाहिए, अन्यथा हमें ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए। ऐसा करते हैं तो हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। प्रश्न 4 है, प्रायः रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर चेतावनी वाले स्लोगन दुर्घटना से देर भली, ऐसा आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, अनेक जगह इस प्रकार से लिखा होता है, दुर्घटना से देर भली, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सतर्क चलें, सुरक्षित चलें, लिखा रहता है। ये सभी स्लोगन आप पढ़े हैं। इन पर समूह में चर्चा कीजिए और ऐसी स्लोगन बनाने का प्रयास कीजिए जो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से लोगों को दुर्घटना से बचाने वाले जो स्लोगन है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है भाषा से। पाठ में तीखापन एवं घबराहट शब्द आया है। तीखापन और घबराहट जो कि भाववाचक संज्ञा है। यह शब्द तीखा विशेषण में प्रण प्रत्यय लगाने से बना है, अर्थात तीखा होने का भाव। उसी तरह घबराना क्रिया में आहट प्रत्यय के योग से बना है, घबराहट अर्थात घबराने का भाव। इसी प्रकार इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 10-10 नए शब्द बनाइए। तो बच्चों, ये बहुत आसान है, सरल है, आप लोग लिख सकते हैं। जैसे तीखापन, है ना, तीखा विशेषण में पन प्रत्यय लगा है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है। तो शब्द के अंत में लगने वाले शब्द या शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। तो देखिए, तीखा और पन कहाँ लगा? पन जो है शब्द के अंत में लगा हुआ है। ठीक है। तो ये प्रत्यय जो है शब्द के
अंत में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तीखापन है तो लिख सकते हैं बहरे, बहरेपन लिख सकते हैं। बहरे में अगर हम पन प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा, बहरेपन। गंजे में अगर पन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, गंजेपन। लूले में पन प्रत्यय लगाते हैं तो लूलेपन हो जाएगा, ठीक है। अब गुंगे में अगर पन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, गुंगेपन। इस प्रकार से आहट का भी आप प्रत्यय शब्द बना करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जहरीले ठहाके एवं गर्वीली मुस्कान जैसे शब्द पाठ में आए हैं। इन शब्दों में जहरीले और गर्वीली शब्द अपने बाद आने वाले ठहाके मुस्कान शब्द की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये पद विशेषण हुए और जिनकी विशेषता बताई जा रही है वे विशेष कहे जाते हैं। आप भी विशेषण और विशेष के 5 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो देखिए विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। जैसे मैं बोल दिया मान लो गोरी लड़की, तो गोरी क्या है, विशेषण है, और गोरी किसका विशेषता बता रहा है, लड़की की, तो लड़की क्या कहलाएगा, विशेष कहलाता है। याद रखना, जिसकी विशेषता बताया जाता है, जिसका वह विशेष कहलाता है, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ऐसे हमको कुछ बनाना है, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि गोरी लड़की तो एक बता दिए मैं, सुंदर लड़की बोल सकते हैं, सुंदर लड़की, क्योंकि लड़की क्या है, लड़की की विशेषता क्या बता रहा है, लड़की सुंदर है, तो सुंदर विशेषण हो जाएगा और लड़की विशेष्य। मोटा आदमी, तो मोटा आदमी, आदमी विशेष्य है, और उस आदमी की विशेषता क्या बताया जा रहा है कि आदमी मोटा है, तो मोटा विशेषण। आप लोग अपने मन से कोई भी ले सकते हैं। लंबी औरत, तो औरत की विशेषता क्या है, औरत लंबी है, ठीक है। औरत विशेष्य और लंबी विशेषण, ठीक है। इस प्रकार से आप अनेक शब्द बना सकते हैं, आसान। तो हम प्रश्न 3 पर चर्चा कर रहे थे, विलोम शब्द, ठीक है। तो अप्रिय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रिय। ये विलोम शब्द है, बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं। अप्रिय का विलोम शब्द लिखेंगे प्रिय। अप्राप्य क्या, अ को हटा दीजिए, प्राप्य। अप्राप्य मतलब जो हमको प्राप्त नहीं हुआ है, और प्राप्य मतलब जो हमको प्राप्त हुआ है। अहित का हित लिख सकते हैं, अघोष का सघोष, अनाथ का सनाथ, अरुचि का रुचि या सुरुचि लिख सकते हैं, अलभ्य का सलभ्य लिख सकते हैं, असह्य का सह्य। तो ये बहुत आसान है, विलोम शब्द आप लोग इसे बना सकते हैं। आइए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में घंटा घर शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द घंटा और घर 2 शब्दों के मिलने से बना है। इसका अर्थ है घंटा का घर का विभक्ति हटाकर यह शब्द बना है। विभक्ति चिन्ह हटाकर जो समासिक शब्द बनाए जाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, विभक्ति चिन्ह हटाकर जो समासिक शब्द बनाए जाते हैं वे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो तत्पुरुष समास, इसके पहले आप लोग समास और पढ़ भी लिए होंगे। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, जिसमें विभक्ति होता है और जब समास बनाते हैं तो विभक्ति हट जाता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अब आप निम्नलिखित समासिक शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो ये प्रश्न देखिए, रसोई, रसोई घर, राजपुत्र, राजभवन, देश सेवा, राज दरबार, विद्यासागर। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे समझिए। समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, ऐसे परीक्षा में आता है, ठीक है। तो रसोई घर सबसे पहले देखते हैं। रसोई, इसका विग्रह कैसे करेंगे हम, रसोई का घर। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें विभक्ति आ जाएगा। व्यक्ति आप लोग जानते हैं, कर्ता ने, को, के, से, के लिए, में, पर, ये जो आता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के लिए, अपादान, है ना, ये सब जितने पढ़े हैं आप लोग। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तत्पुरुष समास के, तो क्या हो जाता है, विभक्ति आ जाता है, ठीक है। रसोई घर का विग्रह हो जाएगा रसोई का घर, ठीक है। राजपुत्र का विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। राजभवन का राजा का भवन। देश सेवा का देश के लिए, देखिए के लिए विभक्ति है,
राज दरबार, राजा का दरबार का विभक्ति आया है। विद्यासागर, तो विद्यासागर का हम विग्रह करेंगे तो इसमें विद्यासागर इस प्रकार से होगा, विद्या और सागर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं विद्यासागर। तो देखिए सभी में इसमें विभक्ति आ रहा है, जिसमें विभक्ति का लोप हो जाता है किस समय, जब हम समासिक शब्द बनाते हैं और समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति आ जाता है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनकी सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। तो इसमें शब्द भी है, दो है शब्द है, उसका उत्तर भी यही है, प्रश्न भी यही है, जो एक ही पर्यायवाची है, जिनका एक ही अर्थ निकलता है, इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि मोटा, मोटा का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या आ रहा है, मोटा का हम मिला सकते हैं स्थूल से, ठीक है, स्थूल शरीर मोटा शरीर बोलते हैं। नाटा को हम किससे मिला सकते हैं, नाटा को हम ठिगना से मिला सकते हैं। गरीब को हम किससे मिला सकते हैं, गरीब को हम मिला सकते हैं, गरीब को निर्धन से मिला सकते हैं, ठीक है। बादशाह किससे कहते हैं, बादशाह को हम शहंशाह से मिला सकते हैं, बादशाह को शहंशाह से। ठिगना हम मिला सके, ठिगना को नाटक के साथ मिला सकते हैं, मिला चुके हैं। नक्शा को हम क्या कहते हैं, नक्शा मतलब मानचित्र, यहाँ पर दिया देखिए मानचित्र। पग, पग मतलब पैर, यहाँ पैर दिया है, इसके साथ मिला सकते हैं, ठीक, शहंशाह हो गया। फिक्रा, फिक्रा को हम किससे कहते हैं, फिक्रा को हम मिला सकते हैं चिंता से, ठीक है, पैर हो गया। अचल, अचल मतलब अडिग, ये मिला सकते हैं, ठीक है। और साहस को हिम्मत के साथ मिला सकते हैं। तो ऐसे यहाँ शब्द है, उसके पर्यायवाची शब्द, समार्थी शब्द भी दिए हैं, इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, बच्चों इस पार्ट में इतना ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अच्छे से समझिए और अपने कॉपी में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धन्यवाद।